हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक वैद्युत फ्लक्स का। इसके पहले स्टूडेंट हमने घन कोण और क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि गॉस के प्रमेय को पढ़ने के लिए कुछ यूजफुल टर्म्स होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना हमें जरूरी है। उन टर्म में से मैंने दो टर्म जैसे क्षेत्रफल सदिश और दूसरा जो है घन कोण ये बता दिया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो वैद्युत फ्लक्स है। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ओके, देखा जाए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, फ्लक्स जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी होती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी होती है। अब ध्यान दीजिए ये होता क्या है। देखिए, अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी सरफेस को, किसी बंद काल्पनिक सरफेस को अगर रख दिया जाए, पृष्ठ को रख दिया जाए वैद्युत क्षेत्र में, तो क्या होगा, इससे क्या होगा। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इधर है, तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे इससे पास करते हुए जाएंगी, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इससे पास करेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र का कंसंट्रेशन कहीं किया जाएगा तो हम मानते हैं जहां वैद्युत क्षेत्र है वहां पर बहुत सी वैद्युत बल रेखाएं हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वैद्युत बल रेखाओं का एक समूह होता है। जहां पे वैद्युत क्षेत्र है वहां बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं मिलती हैं। अब क्या होगा, जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र ई में जब किसी भी सरफेस को रखा जाता है, किसी भी पृष्ठ को रखा जाता है, तो उस पृष्ठ से क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी। अब मान लीजिए यही सरफेस इस तरीके का होगा, ऐसे मान लीजिए ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इसे पास कर रही हैं। ये वैद्युत क्षेत्र में जब रखा जाएगा तो इससे वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र का हम डिफिनीशन कैसे देंगे। वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन ये कहता है कि जब किसी काल्पनिक पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जब किसी भी सरफेस को, ये मान लीजिए ए एरिया का सरफेस है, इसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इस सरफेस से पास करने वाला, गुजरने वाला जितने भी वैद्युत बल रेखा होगी उनकी संख्या को ही इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कैसे कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध या उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब मान लिया जाए ऐसे हमने कोई सरफेस ले लिया, ऐसे कोई सरफेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं ऐसे पास कर रही हैं, इससे इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे पास कर रही हैं यहाँ पे ये। अब मान लीजिए यहीं पे कोई एलिमेंट्री एरिया हम मान लेते हैं डी एलिमेंट्री एरिया। अब इसका मान लीजिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर डी इधर है और इधर इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र ई का डायरेक्शन है। तो यहाँ जो एंगल बना है उसको हम थीटा मान लें। देखिए, अब क्या होगा, जब कोई एलिमेंट्री पार्ट इस सरफेस पे लेंगे तो उस एलिमेंट्री पार्ट से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जब किसी ए क्षेत्रफल वाले, क्या करते हैं, ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो क्या होगा, उस पर स्थित किसी क्षेत्रफल अवयव डीएस से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई और वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। या सिंपली हम इसी को कह सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इस तरीके से इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा,
संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग ए और वेक्टर या डी फाई पहले लिखिए, या यही फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल अलोंग ए और डी फाई का मान क्या है अपने वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, यह जो टर्म आया है यहाँ पे इंटीग्रल अलोंग ए, इसको बोलते हैं पृष्ठ समाकल, पृष्ठ समाकल, पृष्ठ समाकल यानी सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। देखिए ये क्या है, इसको क्या किया गया है, जिस सरफेस से पास करने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल रहे हैं उस सरफेस के अलोंग इसको इंटीग्रेट किया जाता है, समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल अलोंग ए। अब देखिए जो भी सरफेस हम लिए हैं, अगर ये सरफेस अपने आप में क्लोज्ड हो, ये अपने आप में क्लोज्ड हो, तो क्या करेंगे, इसी को, ये जो फार्मूला आपने लिखा है इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यानी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब देखिए आपने ये भी पढ़ा है कि क्या, कि वेक्टर ई, देखिए ई डॉट डी ए, अगर वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का एंगल थीटा बन रहा हो तो आप यहाँ से इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये टर्म्स मैं मिटा रहा हूँ बाकी। अब यहाँ देखिए आप पढ़े होंगे एक टर्म, यहाँ देखिए आप पढ़े होंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये पढ़ा है ना। यहाँ देखिए अदिश गुणन इस टाइप का है कि नहीं, ए डॉट बी के टाइप का। अगर ई और डी ए के बीच का जो एंगल बन रहा वो थीटा हो तो क्या हम यहाँ से लिख नहीं सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई की जगह आप क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसी को मैं इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे वही चीज करके लिखें तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए इन चीजों को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो क्या होगा, ई और डी ए के बीच का एंगल थीटा हो तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, ई और कॉस थीटा को बाहर ले लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन सरफेस के अलोंग हो रहा है और एलिमेंट्री एरिया डी ए लिया गया, ई कॉस थीटा बाहर आ गया, इंटीग्रल अलोंग ए डी ए। अब क्या हो जाएगा, ये फाई का वैल्यू हो गया, सिंस इंटीग्रल अलोंग ए डी ए का वैल्यू जो होगा ए, कंप्लीट एरिया हो जाएगा, है ना। जैसे आपको बताया गया होगा इंटीग्रेशन या डी एक्स का वैल्यू आप एक्स लिखते हैं ना, डी वाई का वैल्यू वाई लिखते हैं, ऐसे प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस सी का कंसिडरेशन नहीं दिखाएंगे। देखिए तो यहाँ डी ए है ना, तो डी ए की जगह क्या होगा, ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो देखिए इसकी जगह ये रखिए, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए, यानी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फार्मूला मिल गया आपको। ये हो गया, जब कोई भी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो और उसके क्षेत्रफल सदिश का दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा हो, उस कंडीशन में आपका जो फार्मूला आएगा फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ तक तो ये सॉरी यहाँ तक तो यह टर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके केसेस, यानी कब फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, कब फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखा जाए। कंडीशंस हम देखेंगे, अब आगे देखा जाए। इसके आगे देखिए हमारे पास जो फार्मूला मिला है, क्या मिला है, वी हैव द फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा मिल गया, ये फार्मूला मिल गया। अब केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट क्या हो गया, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री हो, अर्थात 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर ए। यहाँ डी ए की जगह ए लिया गया तो हम एरिया वेक्टर ए ले रहे हैं, यानी ई और ए दोनों पैरेलल। इसको अगर डायग्राम से स्टूडेंट समझा जाए तो क्या मिलेगा आपको, जैसे देखिए ये मान लीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका जो डायरेक्शन है, इसके क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा है इधर मिलेगा, और इसी दिशा में यही क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए का डायरेक्शन, और इसी दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी भी दिशा यही हो, यानी वैद्युत बल रेखा ऐसे पास कर रही हो, इसी डायरेक्शन में ऐसे वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हो, यानी दोनों का डायरेक्शन जब से मिलेगा तो क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू कुछ मिलेगा। इससे क्या मिलेगा देखा जाए, यानी जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी ई और ए पैरेलल होंगे, तो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ से देखा जाए तो हम इसी टर्म को क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू लिख सकते हो आप वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ऐसा लिख सकते हैं ना इस चीज को। तो वही चीज मैं ले रहा हूं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ले लिया गया, ई ए का 0 का वैल्यू 1, सिंस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से ई ए मल्टीप्लाई 1 तो ई ए आ गया, यानी इस दशा में फाई का वैल्यू ये मिल जाएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन देख लिया जाए, केस सेकंड। केस सेकंड की बात हम अब करते हैं, तो केस सेकंड में अगर बात किया जाए तो क्या मिलेगा, केस सेकंड में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। केस सेकंड की बात अब करते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो, अर्थात क्या होगा, अर्थात वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, या डी ए भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 90 डिग्री यहाँ रखा जाएगा। यहाँ साइड में आप इस वाले में लिख सकते हैं, सिंस वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर ए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, दैट्स व्हाई थीटा बिकम्स 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू सभी लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे 0, सिंस cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, पाई का वैल्यू 0। अब ये कैसे हुआ स्टूडेंट, देखो अगर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये हो गया। अब जो सरफेस है यानी पृष्ठ है, तो पृष्ठ का सतह कैसे लंबवत इसके होगा, ये मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा होगा। तो अगर हम इसको किसी सरफेस को रखें तो कैसे रखेंगे, जैसे मान लिया जाए ये आपका इसका ये सरफेस ये है, ऊपर वाला वो ये सरफेस है ना, इसको इस वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के लंबवत रखना, लंबवत रखना। तो देखो अगर इसको ऐसे रख दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे रखते हैं अगर हम, देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैं इस डायरेक्शन में ऐसे कर दिया, ऐसे रख दिया ना, ये देखो ये वाला इधर ऐसे रख दिया, इसका डायरेक्शन किधर मिलेगा आपको, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिलेगा ना, इस डायरेक्शन में, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर है ना, और क्षेत्रफल का डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो दोनों परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, यानी उस कंडीशन में जो क्षेत्रफल होगा कुछ ऐसे इस तरीके से रखा होगा, तो क्या होगा, अब इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन तो इधर मिला, यानी वेक्टर ए का डायरेक्शन ये। तो देखो जब इस प्लेन पेपर ऐसे रख दिया जाएगा, लाइन भी इसी दिशा में, तो क्या कोई लाइन उससे पास कर पाएगी, न के बराबर लाइन पास करेगी। तो जब लाइन पास नहीं करेगी तो फ्लक्स का भी वैल्यू 0 मिलेगा। ये था दूसरा कंडीशन। अब देखिए हम लोग फाई का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट निकालते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट निकाला जाए, क्या निकालेंगे देख लिया जाए। यूनिट
अब इसका यानी फाई देखिए, जो वैद्युत फ्लक्स होती है, देखिए वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, ठीक, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, फाई का मात्रक हम निकाल लेते हैं। फाई का मात्रक निकाला जाए, फाई का मात्रक, यूनिट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, सिंस फाई इज इक्वल टू, आपने अभी पढ़ा है, ई ए कॉस थीटा। तो फाई का मात्रक, फाई का मात्रक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाई का मात्रक इज इक्वल टू, देखिए ई का मात्रक, ई का मात्रक हो गया और इंटू ए का मात्रक, ए का मात्रक। यहाँ कास थीटा का कोई मात्रक नहीं लिखेंगे, है ना, कास टैन कॉट सेक कोसेक जो भी आप पढ़े होंगे उसका कोई मात्रक आप नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए इसका मात्रक नहीं लिया जाएगा, ई और ए का मात्रक लिया है। ई का मात्रक क्या पढ़े आपने, न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ा होगा, यानी न्यूटन बटे कूलाम, ये पढ़ा। और ए का मात्रक एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक आप पढ़े हैं मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मात्रक, ये बटे में है तो नीचे ही रहेगा, अब बाकी ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम, ये हो जाएगा फाई का मात्रक, फाई का मात्रक। इस तरीके से फाई का मात्रक आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब यहीं पे मैं बीमा भी बता दे रहा हूँ, फाई की बीमा यानी वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या हो जाएगा, बीमा निकाल लिया जाए। अब देखिए अभी अभी हम लोग पढ़ लिए हैं क्या, फाई का सेंस, फाई का मात्रक, फाई का मात्रक क्या पढ़ा आपने, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये पढ़ा आपने। अब न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, किग्रा मीटर सेकेंड पर -2, और ये मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, मीटर स्क्वायर। कूलाम को क्या लिख सकते हो, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ से, न्यूटन, ये देखो किग्रा और कहीं नहीं है, यहाँ हो गया किग्रा, मीटर यहाँ, मीटर स्क्वायर यहाँ है, तो मीटर पे पावर 3 हो जाएगा, सेकेंड पे -2 है, नीचे भी 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगा, अब -2 पहले से है, ओवरऑल सेकेंड पे -3 पावर हो जाएगा, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर -1 आ जाएगा। अब ये फाई का जो मात्रक आ गया, ये मूल मात्रकों के पदों में आ गया, तो अब इसी को देखते हुए हम फाई की बीमा लिखते हैं। फाई की बीमा लिखा जाए, किग्रा को यम से, मीटर को एल से, सेकेंड को टी से, और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। ये क्या आ गया, फाई का बीमा आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट हमने फाई का मात्रक बीमा यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बीमा, परिभाषा, केसेस, सारी चीजें हमने बता दिया। अब स्टूडेंट हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल सदिश पढ़ लिए, घनकोण पढ़ लिए और वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिए। ये सारे टर्म जो है इम्पॉर्टेंट थे गॉस प्रमेय को पढ़ने के लिए। अब इसके बाद जो है हम लोग गॉस थ्योरम की चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक क्लोज करता हूँ, जो कि ये टॉपिक एंड होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके।